अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं डरते डरते घर की तरफ जा रहा था। दिल में पिटाई के खौफ से बहुत सहमा हुआ था। आज पहली बार स्कूल से मैं गैर हाजिर था। मुझे बचपन ही से पढ़ाई का शौक नहीं था। अब्बा की पिटाई के डर से स्कूल जाता था। मैं जिस दिन भी पढ़ने नहीं जाता था तो शाम गए अब्बा जब घर आते थे तो उन्हें किसी न किसी तरह से खबर हो जाती थी कि मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली है। फिर मेरी खैर नहीं होती थी। वो जूतों और चप्पलों से मेरी खूब खातिर मदारत करते थे। मेरे अब्बा नसीरुद्दीन सख्त दिल नहीं थे। अंदर से वो नरम दिल रखने वाले इंसान थे। वो मुझ पर सख्ती इसलिए करते थे कि खुद गुर्बत के सबब तालीम हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन वो मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। मैं 8वीं जमात में था, लेकिन अपना कद काट खूब निकाल लिया था। गांव में मेरी जमात के कई लड़के ऐसे थे जो सुबह के वक्त तैयार होकर स्कूल के लिए तो जरूर निकलते थे, लेकिन स्कूल जाने के बजाय इधर उधर वक्त गुजारकर छुट्टी के वक्त घर पहुंच जाते थे। उनकी देखा देखी मैंने भी स्कूल से छुट्टी कर ली थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की सैर को निकल गया। सुबह के वक्त हरे भरे खेत बड़े अच्छे लग रहे थे। दिल चाह रहा था कि शाम तक यूं ही खेतों में घूमता रहूं। अब छुट्टी का वक्त पूरा होने पर मैं घर की जानिब चला जा रहा था, ताकि घर वालों को किसी किस्म का शक न होने पाए। घर जाकर बस्ता उतारा और अम्मी से कहने लगा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अम्मी ने मुझे खाना लाकर दिया। खाना खाकर मैं रेस्ट करने लगा। रात गई अब्बा की वापसी हुई, लेकिन अब्बा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने शुक्र पड़ा कि आज अब्बा को मेरी गैर हाजिरी की खबर नहीं हुई। दूसरे दिन भी स्कूल जाने के इरादे से मैं घर से तो तैयार होकर निकला, लेकिन कुछ फासले पर ही मेरा इरादा तब्दील हो गया और मेरा रुख खेतों की तरफ हो गया। आज मुझे स्कूल के वो साथी भी मिल गए जो स्कूल का वक्त इधर उधर घूम फिर कर पूरा कर लेते थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। नियाज मोहम्मद, तुम भी? उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम तफरी कर सकते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि कभी कभार मैं भी तफरी कर लूं? जरूर जरूर, क्यों नहीं। अब छुट्टी करना मेरा रोज का मामूल बन गया। 15 दिन तक मैं स्कूल से गैर हाजिर रहा। एक दिन अब्बू घर में आए और जूता उठाकर मेरी पिटाई शुरू कर दी। उन्हें पेश इमाम साहब और मास्टर जी ने बताया था कि आपका बेटा 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। पेश इमाम साहब मुझे रोज खेतों में जो देखते थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। एक दिन मैं गली में निकला तो मुझे पेश इमाम साहब मिले। मुझे कहने लगे कि तुम मुझसे नाराज हो। मेरा कोई जवाब ना पाकर उन्होंने मुझे खूब पढ़ने की तलकीन की। खैर वक्त गुजरता रहा और रो धोकर मैंने मैट्रिक पास कर लिया। गांव में उस वक्त इंटर में दाखिला लेने के लिए कॉलेज नहीं था। जिस बच्चे को भी इंटर करना होता था उसे शहर के किसी कॉलेज में दाखिला लेना होता था। अबू की ख्वाहिश पर मुझे भी तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में मेरी खाला बतूल रहती थी। तय यही पाया था कि मैं उनके घर पर रहूंगा। इत्तफाक से शहर जाने से 2 दिन कबल मैं जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। पेश इमाम साहब ने मुझे आवाज देकर बुला लिया। सुना है तुम शहर में जाकर पढ़ने लगे हो? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। देखो बेटा, शहर जाकर वहां की रौनक में मसरूफ ना हो जाना। दिल लगाकर पढ़ना, तुम्हें अपने अब्बू का नाम रोशन करना है। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। जब भी तुम खुद को किसी मुसीबत में पाओ एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। पेश इमाम साहब ने खुश होते हुए मुझे कहा। मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हुए मैं सोच रहा था कि पेश इमाम साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उन्हें किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते ही याद करूंगा और वो मिनटों में जादू के जरिए पहुंचकर मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। बेख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट टूट गई। गांव के निस्बत शहर में घूमने फिरने के लिए तफरीही मुकामात बहुत थे। कॉलेज में इनाम, कामरान और शरीफ मेरे गहरे दोस्त बन गए थे। सुबह मैं कॉलेज जाता था, शाम को मेरे दोस्त आ जाते थे। फिर हम लोग घूमने फिरने निकल जाते थे। एक शाम हम दोस्त एक सड़क से गुजर रहे थे कि एक पुरानी बोसीदा सी हवेली पर हमारी नजर पड़ी। देखो यार, ये हवेली अपने वक्तों की अच्छी हवेली में शुमार होती थी, इनाम ने कहा। तो फिर यह गैर बात क्यों हो गई? मैंने पूछा। इस हवेली के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। कोई कहता है कि इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है। कोई कहता है इस हवेली में एक खूबसूरत दोशीजा रहती है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। वो उससे शादी करके अपने देश ले जाना चाहता था, मगर घर वाले इस शादी पर तैयार ना हुए। उस जिन को गुस्सा आ गया
और फिर जिन ने इस हवेली में मुकीम खानदान को तहस नहस कर दिया था। अरे सब फरसूदा बातें हैं, लोग ऐसी ही बातें फैला देते हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती। मैंने इनाम से कहा, हाँ हाँ हम भी तुम्हारी बात से मुत्तफिक हैं, मगर जिस शख्स ने भी इस रात से पर्दा उठाने की गर्ज से हवेली में रात बसर की है वो दूसरे दिन मुर्दा हालत में मिला है। अब के कामरान ने कहा, खौफ की वजह से अच्छे अच्छे सेहतमंद लोगों के हौसले पस्त कर देता है खौफ। हो सकता है उनके जहनों पर पहले से ही खौफ हो और इसी खौफ के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया हो। क्या ख्याल है, क्यों ना हम इस रात से पर्दा चाक करें? इनाम ने कहा, वो कैसे? कामरान ने पूछा। वो ऐसे कि अकेला आदमी वाकई रात की तारीकी में उस पुरस्कार हवेली में खौफजदा हो सकता है, लेकिन हम चारों हवेली में होंगे तो फिर खौफ ना होने के बराबर होगा और हम रात हवेली में रहकर उसके इसरार से वाकिफ हो जाएंगे। शरीफ कहने लगा, बात तुम्हारी माकूल है, एक के निस्बत 4 उस आसेब पर भारी पड़ेंगे। मैंने जोरदार कहका लगाया। फिर हमने तय पाया कि पहले पूरा दिन उसमें गुजारेंगे, फिर अमन सुकून से रहने पर पूरी रात गुजारेंगे। इतवार को हमारी छुट्टी थी, इसलिए हम इतवार की सुबह ही नाश्ता करके वहां पहुंच गए। हवेली अंदर से बहुत ही खस्ता हाल थी। दिन की रोशनी में हमने पूरी हवेली को अच्छी तरह से देख लिया था। वहां कुछ भी नहीं था। बरसों से सफाई ना होने से मिट्टी गर्दो गुबार मौजूद था। कमरों में जाले थे, कई काले रंग की बिल्लियां भी वहां नजर आईं। वो हमें देखकर इधर उधर छुप गई। हमें पूरा दिन हवेली में गुजारना था, इसलिए सहन की सफाई करके हमने चादर बिछाई और उस पर बैठ गए। दोपहर के खाने के तौर पर हम खाने पीने की अशिया भी लेकर आए। दिन भर हमारा उस हवेली में गपशप करते वक्त गुजरा। हम वक्फे वक्फे से हवेली के मुख्तलिफ कमरों में भी जाते रहे। शाम हो गई, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी नाकाबिले फरामोश वाकया पेश ना आया। जब हम हवेली से बाहर आए, हमारा दिल तो फख्र से फूला हुआ था और हम समझ रहे थे कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। 1 हफ्ते के बाद इकट्ठी 3 छुट्टियां आ रही थी। इससे अच्छा मौका हमारे हाथ फिर नहीं लग सकता था। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया कि मैं अपनी खाला को गांव जाने का बहाना बनाकर इस हवेली में आ जाऊंगा। मेरे दोस्त भी अपने अपने घर यही बताएंगे कि वो गांव की सैर करने को मेरे साथ जा रहे हैं और हम ये 3 दिन और 3 रातें इस हवेली में गुजारेंगे और इस इसरार को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि हवेली के बारे में जो बातें फैलाई गई हैं उनमें कितनी सदाकत है। वो सस्ता दौर था। हमारी जेबों में इतनी रकम मौजूद थी कि 2-3 दिन आसानी से खाना घर से बाहर खा सकें। जैसे ही छुट्टियां आई, हम दोपहर का खाना खाकर उस हवेली में आ गए। शाम तक हमने खूब आराम किया क्योंकि रात हमें जागकर गुजारनी थी। हम अपने साथ 2 लालटेनें लाए थे जिनमें हमने मिट्टी का तेल डलवा लिया था। माचिस की 3 डबियां हम लेकर आए थे। रात की तारीकी बढ़ने पर एक लालटेन की जगह 2 लालटेनें रोशन कर ली थी ताकि रात की तारीकी में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। रात का खाना खाकर हम बातों में मसरूफ हो गए थे। हमारी बातों का मौजू पुरअसरार वाकयात ही थे। हमने जो मुख्तलिफ लोगों से वाकयात सुने थे उन्हें अब हम एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। यार खुदा को मानो, इस तरह के वाकयात सुनाने से परहेज करो। इनाम ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। वो क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। हमें इस हवेली में रात गुजारनी है। तो रात गुजारने से इन वाकयात का क्या ताल्लुक है इनाम? अरे ये पुरअसरार हवेली है, जो तुम वाकयात सुना रहे हो इनका असर हमारे जहनों में रहेगा। तो फिर रात गए जब सन्नाटा होगा, ऐसे में किसी कागज के टुकड़े का आकर इधर उधर गिरने पर भी हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा और रात गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बल्कि मुझे तो ये भी डर है कि कहीं हम यहाँ से भाग ही ना लें। तुम भी सदा के डरपोक हो इनाम, कामरान ने कहा। अच्छा ठीक है, थोड़ा वक्त गुजरे ना फिर पूछूंगा। हाँ भाई, हम वाकई कुछ देखने को यहाँ जमा हुए हैं ना, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वक्त तेजी से गुजर रहा था, हमें बातों में इसका एहसास ही ना हुआ। रात का 1 बजने में ही मेरे दोस्तों को नींद आने लगी। वो नींद के बहुत कच्चे थे। मैं बार बार उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा था कि हम यहाँ सोने नहीं बल्कि एक खास मकसद के तहत आए हैं। रात में बिल्कुल भी नहीं सोना है, मगर उनकी समझ में मेरी बात बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो मुझे ये यकीन दिलाते दिलाते कि वो नहीं सोएंगे वाकई में सो गए। मेरे बार बार उठाने पर भी अब वो उठ नहीं रहे थे। मैंने जब ये देखा कि वो नहीं उठ रहे तो अकेले जागने का सोच लिया।
रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी कि अचानक मुझे सहन में किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। एक लम्हे को मुझे डर लगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने एक लालटेन उठाई और कमरे से निकल गया। चांद की रोशनी इस कदर तेज थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सहन रोशनी में नहाया हुआ हो। एक कमरे के दरवाजे पर मेरी नजरें पड़ी तो मैं पलकें झपकना भूल गया। वहां एक बेहद हसीन लड़की थी। मैं हैरत से गुमसुम उस लड़की को देखे जा रहा था। उसका नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत था, कमर तक लंबे सुनहरी और घने बाल। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। हम दोनों की जैसे ही आंखें मिली मुझे सहर सा हो गया। मैं उस लड़की की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो मकनातीस हो। मैं जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा उसने मेरा एक हाथ थाम लिया और मुझे लेकर कमरे के अंदर बढ़ गई। मैं एक फर्माबरदार शागिर्द की तरह उसके इशारों पर चलने को मजबूर हो गया। दिन में जिस कमरे में कूड़ा करकट पड़ा था अब वो बिल्कुल साफ था। कमरा ऐसे मुनव्वर था जैसे बैक वक्त के बल्ब रोशन हो। एक जानिब खूबसूरत सा बेड बिछा हुआ था। उस लड़की ने मुझे बेड पर लिटा दिया और खुद भी बेड के एक तरफ बैठकर मखमूर निगाहों से मुझे देखने लगी। तुम अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की वीरानी का राज क्यों लेना चाहते हो? उसने मुझसे पूछा। तजस्सुस, हम सिर्फ ये जानने के लिए ही हवेली के अंदर आए हैं, मैंने डरते डरते कहा। क्या करोगे जानकर? इससे पहले जो भी हवेली का राज मालूम करने आए थे उनके हश्र से वाकिफ नहीं हो? हाँ, सुना है कि वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे। तो फिर भी तुम इस हवेली में आ गए हो। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम इस हवेली से फौरन चले जाओ। मेरे खानदान के जिन्नात तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम चले जाओ। हम जरूर चले जाएंगे, बस इस हवेली का राज मालूम हो जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि राज मालूम होने पर तुम चले जाओगे? मैं वादा करता हूं तुमसे। पर मेरे खानदान के जिन्नात बहुत जालिम हैं। वो इंसानों पर तरस या रहम खाने के हक में नहीं है। जब तुम इस हवेली में पहली बार आए थे ना, तो मैंने ही उन्हें तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने से रोका था। आज रात भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैंने इस वादे पर रोका है कि सुबह हो जाने पर तुम सब यहां से चले जाओगे। हाँ, हम सुबह होते ही चले जाएंगे, मगर राज, वो राज मैं तुम्हें बताई देती हूँ, इस शर्त पर कि सुबह तुम यहां नजर नहीं आओगे, वरना फिर तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं तुम्हारी मदद करने से कासिर होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर सुनो। मैं एक जिनजाती हूं। इस घर में एक बरगद का दरख्त था जिस पर हमारा खानदान रहता था। इस घर में एक कासिम नामी नौजवान रहता था। वो मुझे बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। मैं उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। बचपन में इंसानी शक्ल में दूसरे बच्चों की तरह मैं कासिम के साथ खेलती थी। जवान होने पर भी मैं उससे मिलती रही। अक्सर हम मुलाकात छत पर ही करते थे। कासिम मेरे छत पर अचानक आने से हैरान रह जाता था। उसकी जिद पर मुझे जाहिर करना पड़ गया कि मैं एक जिनजाती हूँ और उससे शादी करके बकिया जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। कासिम भी मुझे पसंद करता था, इसलिए शादी करने को तैयार हो गया। जब उसने अपने वालिदैन से मेरे खानदान के बारे में बताया तो वो तो बहुत डर गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत में कासिम की शादी मुझसे नहीं करेंगे। उन्होंने ना सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि उस बरगद के दरख्त को भी जड़ से उखाड़ फेंका। मेरे खानदान को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें ये करने से रोक दिया। कासिम के वालिदैन ने इस खौफ से कि कहीं कासिम उनसे छुपकर मुझसे शादी ना कर ले, उसकी शादी नसरीन नामी एक लड़की से कर दी। नसरीन ने भी मेरे और कासिम की मोहब्बत के बारे में पता चलने पर मुख्तलिफ आमिलों से राब्ता करके हमारे खानदान को जलाकर भस्म कर देना चाहा। हालांकि मैं इसी में भी खुश थी कि मैं कासिम को देख देख कर जीती रहूंगी। वो आमिलों से मुलाकात करके मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ने लगी थी। मेरे खानदान वाले ये कब बर्दाश्त करते? उन्होंने नसरीन को वज़ाइफ पढ़ते वक्त डराना शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि नसरीन से वज़ाइफ पढ़ने में गलतियां होने लगी। उन वज़ाइफ का उल्टा असर ये हुआ कि इस हवेली के खानदान में जो सबसे पहली मौत हुई वो कासिम की ही हुई थी। उसके मरने से मेरा दिल उचाट हो गया था। हवेली के लोगों से मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई थी।
इसलिए मैं अपने खानदान वालों को उनके किसी इकदाम से रोकती नहीं थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि एक एक करके हवेली के सब लोग मर गए। अब पूरी हवेली पर हमारा राज है। फिर इस हवेली पर खानदान के दीगर अजीज और रिश्तेदारों ने कब्जा करने की कोशिश की, मगर मेरे खानदान के जिन्नात ने उन्हें ऐसा डराया कि फिर कभी उन्होंने यहाँ का रुख नहीं किया। मैं अब भी कासिम की यादों के सहारे जी रही हूँ, वरना मेरे जीने का मकसद फौत हो चुका है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे ना, मेरे खानदान के जिन्नात तुम्हें ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि तुम फिर कभी यहाँ लौट कर ना आओ। सुबह होते ही इस हवेली से निकल जाना, वरना वो मेरी भी नहीं सुनेंगे और तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि कभी भुला नहीं सकोगे। मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। मेरी बात पर वो खुश हो गई और उसने गौर से मेरी आंखों में झांका। मुझ पर मधोशी तारी हो गई और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह होने पर मुझे मेरे दोस्तों ने उठाया। मैं उस कमरे में ही मौजूद था, मगर अब वहां कुछ नहीं था। पूरे कमरे में कूड़ा करकट भरा हुआ था और कचरे के ढेर पर मैं पड़ा था। मेरे बराबर में ही लालटेन रखी थी। तुम्हें सोना था तो हमारे पास सो जाते ना, यूं अकेले क्यों सो गए तुम? रात में तुम्हारे पास ही बैठा था कि मुझे सहन में किसी के चलने की आवाज आई, और जब मैं कमरे से बाहर आया तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सहन में मैंने कहना चाहा, परी चेहरा हसीन लड़की मौजूद थी ना। इनाम ने मेरी बात को काट कर कहा, हाँ ऐसा ही था, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यह भी कोई पूछने वाली बात है, हर कहानी में यही होता है। वो हसीन लड़की फिर हवेली के ऐसे कमरे में ले जाती है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा होता है, और फिर वो परी चेहरा लड़की अपने बेड पर ले जाती है। फिर उसे कुछ होश नहीं रहता। सुबह होने पर रात का माहौल गायब हो जाता है और वो हसीन लड़की भी नहीं होती। ये सब बातें हम पहले ही ड्राउनी कहानियों में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ। कामरान ने कहा, अरे तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा ही हुआ था। ओहो, छोड़ो ये फजूल बातें और नाश्ते की फिक्र करो, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लग रही है। कामरान ने कहा। मैं उन्हें रात का वाकया तफसील से सुनाना चाहता था, मगर वो सुनने को कतई तौर पर तैयार न थे। हमने करीबी होटल में जाकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने जबरदस्ती पूरा वाकया सुना दिया और उस जिनजाती से किया वादा भी बता दिया। वो मुस्कुराते हुए ये वाकया सुनकर बोले, देखो नियाज, तुम्हें अपना घर याद आ रहा है ना, इसलिए तुम चाहो तो तुम अपने घर चले जाओ। हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जिस मकसद के तहत यहाँ आए थे वो हल हो चुका है, इसलिए हम मजीद यहाँ ठहर कर अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। मैंने उन्हें समझाया, वक्त होता ही इसलिए है कि उसे जाया किया जाए। कामरान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता और ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिन्नात तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। अरे नियाज, हमें जिन्नात किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं? तुमने तो आते ही बकौल तुम्हारे उनकी लड़की को फांस लिया है। अब हम हर तरह के खतरे से महफूज हो गए हैं, शरीफ ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। पर मेरे बार बार समझाने पर भी वो लोग नहीं माने। वो किसी भी सूरत उस हवेली से जाने को तैयार ना थे। मजबूरन मुझे भी उनके साथ रुकना पड़ गया, मगर मैं अंदर से बुरी तरह खौफजदा भी था कि कहीं हमें जिन्नात नुकसान ना पहुंचाए। रात के 12 बजने पर हम चौकस थे। वो तीनों बज़ाहिर मुझ पर जाहिर कर रहे थे कि वो किसी भी तरह खौफजदा नहीं है। अचानक शरीफ पर पानी आकर गिरा। उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े मुकम्मल तौर पर गीले हो गए। बेइख्तियार हमारी नजरें कमरे की छत पर उठ गईं। वहां कुछ भी नहीं था। कमाल है, कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाल्टी भर कर पानी शरीफ पर डाल दिया है। कामरान ने कहा, हमारी खातिर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए अब हमें होशियार हो जाना चाहिए। मैंने उनको कहा, वाकई हमारी खातिर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया है। शरीफ ने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर आए खौफ को दूर करने की कोशिश की। कुछ वक्त गुजरने पर मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैंने एक लम्हे को आराम के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि मेरी आंख लग गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सोते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांगे खींच रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ तो क्या देखता हूं, कमरे में मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक खौफनाक शक्ल की पुरस्रार मखलूक खड़ी है जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। वो कहर आलूद नजरों से मुझे घूर रही थी। खौफ के मारे मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। मुझे देखकर ऐसी आवाज में मुखातिब हुई जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी मुसलसल खामोशी पर उसने मुझे जोरदार लात मारी तो तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई।
मेरी चीख सुनकर उस मखलूक ने ऐसे उछल कूद शुरू कर दी कि जैसे उसे खुशी मिली है। मैंने अपने दोस्तों को आवाजें दी मगर उनका दूर दूर तक कुछ पता ना था। वो मेरी मदद को भला किस तरह आ सकते थे। वो मखलूक अचानक उछल कूद करते करते रुक गई और फिर मुझे 1 लाख दोबारा रसीद की। मैं तो दर्द से बिलबिला उठा। अब तो जैसे उस मखलूक को तफरी मिल गई। वो वक्फे वक्फे से जोरदार लाते रसीद करने लगी। मैं जैसे ही दर्द से चीखता वो जोर जोर से उछलने लगती। मैं एक अजीब अजाब में मुब्तला हो गया था। उस मखलूक ने लाते मार मार कर मुझे अधमुआ कर दिया था कि मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। तकलीफ की शिद्दत से आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। मेरी हालत पर उस मखलूक को जरा भी रहम नहीं आ रहा था। ऐसे में मुझे पेश इमाम साहब याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तकलीफ में मुब्तला हो जाने पर उन्हें याद कर लूं। पर वो भला मेरी मदद को किस तरह आ सकते थे। फिर भी दिल ही दिल में पेश इमाम साहब को याद में करने लगा कि अचानक कमरे में पेश इमाम साहब वारिद हुए। वो कुछ पढ़ रहे थे। उनके कमरे में दाखिल होने पर उस मखलूक को एक झटका सा लगा। वो चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने पर पेश इमाम साहब मेरे पास आए। देखो नियाज बेटे, मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुमने गलती कर दी। जिन दोस्तों की खातिर तुम यहाँ रुके थे वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? आइंदा भूल कर भी ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करना। पेश इमाम साहब, मैंने आपकी बात ना मानकर वाकई बहुत बड़ी गलती की है। आप ना आते तो ये खौफनाक मखलूक मुझे मार मार कर हलाक कर देती। मैं कमरे में कुछ पढ़कर फूंक देता हूँ। उसका ये फायदा होगा कि सुबह तक कोई भी मखलूक तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सुबह होते ही इस हवेली से निकल जाना। पर पेश इमाम साहब, रात में आप कहाँ जाएंगे? यहाँ रुक जाएं। सुबह साथ ही गांव चल देंगे। मुझे बहुत तवील सफर पर जाना है। मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, पेश इमाम साहब ने कहा। वो कुछ देर मेरे पास रुके और फिर चले गए। खौफ और तकलीफ के सबब पूरी रात मुझे फिर नींद ना आ सकी। सुबह होने तक मेरी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। पेश इमाम साहब के जाने पर फिर मुझे किसी भी मखलूक ने तंग नहीं किया। मुझे अपने दोस्तों के रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि आइंदा दोस्त बनाने में एहतियात बरतूंगा। वो दिन में तो खुद को बहुत बहादुर साबित कर रहे थे, लेकिन रात में मुझे सोता छोड़कर भाग गए थे। सुबह होने पर मैं सीधा गांव पहुंचा। मैं जब घर पहुंचा, अब्बा जान घर पर ही मौजूद थे। उन्हीं की जुबानी पता चला कि पेश इमाम साहब का कल रात इंतकाल हो गया था और सुबह उनकी तदफीन भी हो चुकी है। तो मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे किसी भी सूरत यकीन नहीं आ रहा था कि पेश इमाम साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं रात का वाकया सुनाना चाहता था, मगर यह सोचकर नहीं बताया कि मेरी बात का किसी को भी यकीन नहीं आएगा। जब शाम को मैं पेश इमाम साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया तो मेरे साथ अब्बा जान भी थे। जब फातिहा पढ़कर मैं फारिग हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैं अभी पलट कर देखना ही चाहता था कि मुझे अपने सर पर किसी का शफकत भरा हाथ महसूस हुआ। क्या बात है बेटे, क्या देख रहे हो? अब्बा जान ने पूछा। हमारे पीछे तो कोई भी नहीं है, मैंने कहा। हाँ, कोई भी नहीं है। क्या तुम्हारे किसी दोस्त को आ जाना था? जी नहीं अब्बा जान, रात से ही मेरे साथ जो पुरअसरार वाकयात पेश आ रहे थे, अगर मैं किसी को बताता तो कोई भी मेरी बात का यकीन ना करता, इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर जाना। 40 साल का अरसा ऐसे पलक झपकते गुजर गया कि पता ही नहीं चला। आज सुबह नाश्ते की टेबल पर ताज़ा अखबार का मुताला कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी। खबर के मुताबिक कल शाम में तेज तूफानी बारिश से पुरानी हवेली गिरकर जमीन बोस हो गई थी। साथ में हवेली की पुरानी तस्वीर भी थी, जिसे देखकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। वो वाकयात जो हमारे साथ उस हवेली में पेश आए थे, मेरे सामने किसी फिल्म की तरह आ गए थे और चंद लम्हों तक मैं उन वाकयात में खो सा गया था। उस पुरानी हवेली की जो खस्ता हालत थी, उसे देखते हुए हवेली को 40 साल पहले ही गिर जाना चाहिए था। इमारत के गिरने से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था, और होता भी कैसे। उस हवेली के करीब लोग दिन में जाने से भी कतराते थे, फिर तूफानी बारिश में किसको अपनी जान से हाथ धोना था। पेश इमाम साहब की हदायत पर मैंने उन तीनों दोस्तों से दोस्ती खत्म कर ली थी। वो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं थे। मुझे हवेली में सोता छोड़कर चले गए थे कि ये बहुत बहादुर बनता है तो इसका अंजाम क्या होता है। मगर ये बात अभी तक जहन तस्लीम नहीं करता कि रात गांव में पेश इमाम साहब का इंतकाल हो गया था, तो फिर वो मुझे किस तरह उन शरीर जिन्नात से बचाने आ गए थे। अगर वो मुझे उस खौफनाक मखलूक से ना बचाते
तो आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही ना होता।